हाय फ्रेंड्स। शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त कल्पना और मैं आप लोग के साथ भारत की राज्य व्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषणात्मक चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। एक कंपनी का शासन जो कि 1773 से लेकर 1858 तक, दूसरा ताज का शासन जो 1858 से लेकर 1947 तक है। अब आते हैं प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। ऑप्शन बी, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ऑप्शन सी, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आते हैं, अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 के अधिनियम के द्वारा बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार इस एक्ट के द्वारा देश में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजा इम्पे। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के गवर्निंग बॉडी से कंपनी का नियंत्रण समाप्त हो गया। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न है क्या है। यह है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है? ऑप्शन ए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन बी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन सी, 1781 का एक्ट। ऑप्शन डी, 1833 का एक्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1781 का एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 1781 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम से में ज़्यादा कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं था जो एग्जामिनेशन में आ सके, इसलिए मैंने उसके बारे में बहुत ही कम जानकारी दी है। आइए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? ऑप्शन ए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन बी, 1853 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन डी, 1833 का चार्टर एक्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की क्या विशेषता है? इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक किया। राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया। द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी से चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार छीन लिया गया? ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन सी, 1853 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई, अपवाद चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। 1833 का चार्टर अधिनियम केंद्रीकरण की प्रक्रिया में निर्णायक कदम था। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के साथ चाय और चीनी के साथ व्यापार के एकाधिकार को भी छीन लिया गया। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों से विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया।
भारत के गवर्नर जनरल को विधायिका संबंधी असीमित अधिकार भी दे दिए गए। 1833 के अधिनियम के पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। इसके अंतर्गत सिविल सेवकों के चयन में खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रयास किया गया, लेकिन यह असफल रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक प्रशासनिक निकाय ही बनकर रह गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न है, मैकाले समिति का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन बी नियामक कानून, ऑप्शन सी सिविल सेवा, ऑप्शन डी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सिविल सेवा से। सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत खोल दी गई। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1853 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियमों में अंतिम अधिनियम था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। 1858 अगला प्रश्न है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के निर्माण का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी पलासी का युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1857 का विद्रोह। भारत में ताज के शासन में 1858 का भारत शासन अधिनियम पहला अधिनियम था, जिसका निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था। इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहते हैं। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर सारी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वह ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी गई। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई? ऑप्शन ए 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन बी 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस अधिनियम के अंतर्गत 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। दोस्तों, हम जहां देखते हैं कि 1773 से एक केंद्रीयकरण की दिशा में पूरा हमारा कानून अधिनियम बढ़ता जाता है। उसके बाद जब ताज का शासन आता है तो पूरी तरीके से विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है छोटे छोटे स्तर पर प्रशासन। जैसे कि हम देखते हैं आज के वर्तमान संदर्भ में देखें तो ग्राम स्वराज भी उसकी ही संकल्पना है। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ये सारा चीज हुआ। 1892 में के भारत परिषद अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी आई
थिंक मैंने गलत दे दिया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं होंगे। ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को 1909 के अधिनियम के कारण जाना जाता है। उस समय ये भारत के वायसराय थे। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति दी। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता दी। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत के वायसराय थे। 1909 के चुनावों का वास्तविक उद्देश्य नरमपंथियों को भ्रमित करना, राष्ट्रवादियों में फूट डालना और भारतीयों के बीच एकता को बढ़ने से रोकना था। हमारा अगला प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? यह प्रश्न यूपीएससी के द्वारा 2012 में पूछा गया था। पहला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर को चुनना है हमें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 1 और 3। 1 और 3 क्या है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और 3 है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसने विषयों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया। एक था हस्तांतरित विषय, इस पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और दूसरा था आरक्षित विषय। आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस व्यवस्था को ही द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम की और भी विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। दोस्तों, अगर यूपीएससी ने ये प्रश्न किया है तो काफ़ी महत्वपूर्ण ही होगा। और ज़्यादा जहाँ तक हम देखते हैं तो कई बार स्टेट पीसीएस भी यूपीएससी के पूछे गए कई प्रश्नों को दोबारा से दे देती है। इसलिए हम इस पे विस्तार पे चर्चा करते हैं। देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की 1919 के भारत शासन अधिनियम से क्या हुआ? इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार भी प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में उच्चायुक्त के कार्यालय का गठन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए गए कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया। इससे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। 1919 का भारत शासन अधिनियम 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और
उस समय मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। आते हैं अब अगले प्रश्न पर। इनमें से किसका बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि सभी सदस्य ब्रिटिश थे? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी साइमन योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी साइमन आयोग। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए भारत में सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। 30 अक्टूबर 1928 को इस कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के कारण पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय शहीद हो गए। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भूना था। इस तरह के कई विरोध प्रदर्शन हुए। इसे लागू करने के लिए 3 गोल मेज सम्मेलन भी हुए। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन के बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल कर दिया गया। आते हैं अब अगले प्रश्न पर। इनमें से किसका संबंध सांप्रदायिक अवार्ड से था? ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड कहते हैं। अवार्ड ने अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलितों के लिए भी एक अलग निर्वाचन के लिए प्रावधान किया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने पुणे के यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ किया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित किए गए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये प्रश्न भी यूपीएससी के द्वारा 2012 में ही पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का भारत शासन अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिनियम की काफ़ी विशेषताएं भी हैं। जो आज का संविधान हम देखते हैं, भारत का जो संविधान अभी का है, उस पर सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव हम देखते हैं तो 1935 के ही भारत शासन अधिनियम का ही है। इस अधिनियम का प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें 321 धाराएं और 11 अनुसूचियां थीं। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई के रूप में माना गया। इसने केंद्र और इकाइयों को 3 सूचियों में बांटा हुए हैं। संघीय सूची, जिसमें 59 विषय थे, अभी संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय। दूसरा राज्य सूची, जिसमें 54 विषय थे, वर्तमान में अभी हैं 61 विषय। अभी देखते हैं समवर्ती सूची, जिसमें उस समय थे 36 विषय, वर्तमान में अभी 52 विषय हैं। दोस्तों बता दूं, समवर्ती सूची में भी ज़्यादा केंद्र का ही अधिकार होता है। अगर जब बात हो 2 राज्यों के बीच का या फिर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद रहे, तो उस समय ज़्यादा प्रमुख कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र के पास रहता है। अवशिष्ट शक्तियां जो उस समय थी 1935 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को दे दी गई। इसने प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था, विधानसभा और विधान परिषद प्रारंभ की। वे राज्य हैं, जो 6 राज्य थे: बंगाल, मद्रास,
बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। इसने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत न केवल संघीय लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। इसके अंतर्गत 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किस अधिनियम, ये प्रश्न था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली का संबंध किस अधिनियम से होगा? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने विरोध में आंदोलन किया और भारत विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना कर लागू कर दिया गया। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की क्या विशेषता थी। इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इसे संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने भारत के विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान की स्थापना की, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय पद को समाप्त कर दिया और दोनों डोमिनियनों के लिए गवर्नर जनरल पद का सृजन किया। दोनों राज्यों को अपना संविधान बनाने की शक्ति दी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित किया गया कोई भी संविधान दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों इसे मानने के लिए कोई कानून न बना ले। ब्रिटेन में भारत सचिव पद समाप्त कर दिया गया। इसने शाही उपाधि से भारत के सम्राट शब्द का समाप्त कर दिया। ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। अब देखते हैं 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत डोमिनियन ने संसद के रूप में स्वीकार कर लिया। अंतरिम सरकार जो थी, जो 1946 में थी, उसके जो सदस्य थे उसमें कौन थे और उनको कौन सा विभाग मिला था वो देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले मिले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह विभाग था और सूचना एवं प्रसारण विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई, उद्योग और नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम, श्रम। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। CH भाभा, कार्य। खान एवं ऊर्जा। लियाकत अली खान, वित्त। अब्दुल रब निस्तार, डाक एवं वायु। आशफ अली, रेलवे एवं परिवहन। C राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला। I चुंदरीगर, वाणिज्य। गजनफर अली खान, स्वास्थ्य। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि। अब देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था जो 1947 में बना था, वो उसमें कौन से सदस्य थे, उन्हें कौन सा विभाग मिला था। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद राष्ट्रमंडल तथा उन्हें विदेशी मामले संबंधित विभाग मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य एवं कृषि। मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन। RK शनमुगम, वित्त। डॉक्टर BR अम्बेडकर, विधि। जगजीवन राम, श्रम। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य। CH भाभा, वाणिज्य। रफ़ी अहमद किदवई, संचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति।
वीएन गाडगिल, कार्य, खान और ऊर्जा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है शिक्षा केंद्र। इसे लाइक करिए और अपने दोस्त और इसे शेयर भी करिए। थैंक यू।